हेलो दोस्तों, सक्षम कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्त, आज हमारे रामचंद्र जी का जन्मदिन है, तो इसी अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भैया ये रामनवमी आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। और भाई आप लोग अपने कह सकते हैं भैया, आप लोग अपने जीवन में बहुत बढ़िया मुकाम हासिल करो। ठीक है दोस्त, पिछली क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ हमने पार्ट टॉपिक्स कर लिए थे। जैसे हमने चार्जेस के बारे में देख लिया था, टाइप्स ऑफ चार्जेस के, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के, फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हमने कुछ सारी चीजें देखने के बाद हम भैया कूलाम्स लॉ तक पहुंचे थे। ठीक है, आज हमारी भाई सेकंड क्लास है। आज हम कूलाम्स लॉ से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई हमारे पास आज कूलाम्स लॉ से आगे क्या है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है भाई, आज क्या है, आज हम कूलाम्स लॉ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन भैया कूलाम्स लॉ में उस वेक्टर फॉर्म को देखना था, लेकिन एक बार हम भाई कूलाम्स लॉ को रिवाइज और कर लेते हैं कि भैया कूलाम्स लॉ था क्या। ठीक है भाई, एक बार देखो, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये सारे क्वेश्चंस भी कर चुके थे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग भैया हमने कर लिया था, फिर ये क्वेश्चंस भी कर लिए थे, फिर हमने कूलाम्स लॉ कर लिया था। ठीक है, यहां तक हम कर चुके थे भाई। हमको जो आना था कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पर आना था। उससे पहले भैया हम एक बार फिर से हम कूलाम्स लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। परमिटिविटी भी मैं आपको भैया बता चुका था क्या होती है परमिटिविटी क्या होती है भैया, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, जो क्या करती है भैया, जो मेजर करती है क्या भैया, द अपोजिशन ऑफर्ड, भैया कितना अपोजिशन लग रहा है किसी भी मीडियम के द्वारा, किस चीज के लिए भैया, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन के लिए। ये हमने बात करी थी। ठीक है, यहां पर अभी हम भाई आगे बात कर लेते हैं एक बार और कूलाम्स लॉ की। तो भैया कूलाम्स लॉ हम जानते हैं, कूलाम्स लॉ पहली बात कहता था भैया, पहली चीज, पहले कूलाम्स लॉ देखो लिमिटेशंस, कूलाम्स लॉ की लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं कि कूलाम्स लॉ कहां पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो पहली चीज भैया कूलाम्स लॉ में सबसे पहले हम ये बोलते हैं व्हेन टू पॉइंट चार्जेस। क्या भाई, क्या बोलते हैं, व्हेन टू पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब भैया कूलाम्स लॉ पहला लिमिटेशन तो यही हो गया, कूलाम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए भाई, पॉइंट चार्जेस के लिए। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस आर। क्या वही बोला मैंने, व्हेन टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस आर। भैया क्या कहना है हम, स्मॉल डिस्टेंस। इसका मतलब भैया कूलाम्स लॉ दो जगह एप्लीकेबल मानेंगे हम, दो एप्लीकेशन मान सकते हैं भैया लिमिटेशन इसकी। एक तो कह ली क्या, पहली हो गई भैया कि कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए लगेगा। दूसरी क्या हो गई भाई, भैया जो जो पॉइंट चार्जेस है ना, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, तब मैं कूलाम्स लॉ वहां पर लगा सकता हूं। ठीक है भैया, कूलाम्स लॉ। और कूलाम्स लॉ ये कहता था कि भैया जो फोर्स लगेगा उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके भैया, उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। और दूसरा कहता था भैया हमारे पास या भैया वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² की। देखो पिछले वाली क्लास में जो मैंने भैया कूलाम्स लॉ करवाया था, उसमें मैंने तुमसे ये कहा था कि ये जो पॉइंट चार्जेस हैं वो एयर में रखे हुए हैं। कहां पर रखे हुए हैं दोस्त, एयर में। अब मैं चीजों को क्लियर करता हूं। अब ये मान लीजिए वो जो पॉइंट चार्जेस थे भाई, वो एयर में नहीं रखे हुए, किसी मीडियम में रखे हुए हैं। मीडियम का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप कि वो जो पॉइंट चार्जेस थे मैंने पानी में रख दिए, या फिर गिलास में रख दिए, या फिर ऑयल में रख दिए। इस तरीके से भैया मीडियम चेंज कर दिया मैंने, हवा में ना रखकर ऑयल में रख दिया, पानी में रख दिया, या फिर किसी गिलास में रख दिया। ठीक है, तो यही बात करते हैं। अब ये किस में रखे हुए भैया, जब मैं इनको साथ में कंबाइन करूंगा तो ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन में भाई r²। ठीक है भैया, इतनी कहानी सबको क्लियर, इतनी कहानी हम सबको क्लियर थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भैया हम जानते थे कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। भैया अगर आपने बात करी थी एयर में रखे हुए, तो हमने वहां पर जो कांस्टेंट लिया था वो k लिया था। क्या लिया था भाई, k लिया था। लेकिन यहां पर हम k नहीं लेंगे भैया, जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो, ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो भैया यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। 1/4 पाई एप्सिलॉन m। हमको पता था वहां पर क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या हो जाएगा दोस्त, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या हो जाएगा भाई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है भाई, ये होता था हमारे पास, ये चार सारी चीजें होती थी। यहां पर भैया ये क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ
मीडियम। भैया जो भी हमारे पास मीडियम है उसकी परमिटिविटी, ये क्या हो गया भैया, एप्सिलॉन एम क्या हो गया भैया, परमिटिविटी हो गई किसी भी मीडियम की। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर। अब देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमको पता चल गया। इसके बाद भाई मेरे पास एक आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भैया क्या आता है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, भैया या तो मैं इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहूं या फिर भैया मैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी। एक बार भाई मैं एक बार अपने कैमरे को चेक कर लेता हूं क्या सारी चीजें ये विजिबल हो रही है ना। हाँ भाई सब कुछ क्लियर है। इधर सुनो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सुनो भैया, ये क्या कहता है, ये कहता है इट इज अ रेशियो। भैया क्या है ये, इट इज ए रेशियो। भाई ये रेशियो है, किस चीज का भैया रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है भैया ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। भैया ये रेशियो है, किस चीज का रेशियो है दोस्त, भाई ये रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं भैया, आप कहोगे रिप्रेजेंटेड बाय के, रिप्रेजेंटेड बाय के। भैया किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो वहां पर भैया मैंने इसी वजह से आपको स्मॉल के बनवाया था, यहां पर मैं कैपिटल के बना रहा हूं। और भैया ये कैपिटल के क्या कहोगे आप, कैपिटल के इज इक्वल टू हो जाएगा ई एम अपॉन ई नॉट। भैया क्या हो जाएगा, ई एम अपॉन ई नॉट। भाई यहां तक की बातें समझ में आई, के बराबर क्या हो जाएगा, ई एम अपॉन ई नॉट। भैया ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भाई कितने के बराबर होता है, के इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है भाई, अब यहां से बात करते हैं। इसका मतलब दोस्त आप कहोगे कि इस बात का मतलब तो सर ये हुआ कि मेरे पास ये जो ई एम था ये बराबर होना चाहिए, ई नॉट का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा ये के ई नॉट के। मैंने कहा हाँ भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो तुम कहोगे इसका मतलब सर मेरे पास अभी ये जो पीछे जो फॉर्मूला निकल कर आया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसका मतलब मैं इस एप्सिलॉन m की जगह पर मैं एप्सिलॉन k इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। ठीक है भाई हम लिख देते हैं, हम क्या करेंगे वो लिख दे सकते हैं। तो भैया ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट। और भैया ये कितना हो जाएगा q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। फिर आप क्या कहोगे भैया ये बन गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में भैया मैं के को अलग बोल देता हूं, ये भैया हो गया q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है भाई बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर इसको तो हम जानते हैं, इसको तो हमने स्मॉल के लिखा था वहां पर। ठीक है भाई हम इसको स्मॉल के लिख देते हैं, ये हो गया भैया स्मॉल के, ये रहा मेरे पास कैपिटल के q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इतनी चीज को, ये जो चीज आपने लिखी है, ये जो चीज आपने लिखी है इसको हमने कूलम्ब लॉ में पढ़ा था। इसको देखो एक काम करो, एक काम क्या करते हैं, ये जो माना है इसको हम मीडियम में रख रहे हैं तो m मानते हैं मीडियम वाला। ठीक है भाई मीडियम वाला फोर्स है हमारे पास m, तो भैया ये हमारे पास जो आ गया वो आ गया m मीडियम वाला फोर्स। तो आप कहोगे सर ये वाला जो होता था हमने कूलम्ब लॉ में पढ़ा था ये एप्सिलॉन नॉट के। भैया देखो ये भी जो बात करी हमने कूलम्ब लॉ की ही बात करी है, लेकिन भैया फ्री स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ये वाली कहानी फ्री स्पेस से रिलेटेड पड़ी थी जिसको मैं एफ नॉट बोल सकता हूं। और भैया ये क्या हो गया के, इसका मतलब अगर आप किसी भी दो पॉइंट चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पर किसी और मीडियम में रख दोगे तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो एयर में लगने वाले फोर्स का 1/k हो जाएगा। एयर में लगने वाले फोर्स का कितना हो जाएगा दोस्त, 1/k। जहां पर भैया एफ साल ये क्या है, आप कहोगे भैया ये जो है ये फोर्स इन फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस या फिर एयर। और भैया ये क्या है, ये वाला जो के है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भाई, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ठीक है भैया, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप सबको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। अब देखो कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यहां पर आने से पहले भाई मैं कुछ चीजें तुम्हारी 11th की रिवाइज कराना चाहता हूं। एक बार 11th की हम कुछ चीजों को रिवाइज करते हैं। देखो भैया हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा था, हमारे पास भैया अगर कोई एक वेक्टर होता है तो मैं उस वेक्टर को रिजोल्यूट कर सकता हूं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। भाई ये हम सब ने बहुत पढ़ा था 11th क्लास में। अब इसकी एक बार बात कर लेते हैं। देखो ये कहता क्या है, ये कहता है सपोज करो आपके पास भाई एक वेक्टर है ए वेक्टर, कितना कौन सा वेक्टर है भाई, ए वेक्टर। ठीक है, अब ये जो ए वेक्टर है भैया ये क्या है, ये मान लीजिए आपके ये यहां पर भाई हमारे पास ये क्या है भैया, इस वाली सरफेस के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है भैया, कितना, थीटा। तो रिजोल्यूशन ऑफ एंगल क्या कहता है, सुनो, आपको इस थीटा के बारे में अगर जानकारी नहीं है, आपको नहीं पता दोस्त ये थीटा क्या है, तो आप क्या करोगे, अपने इस वेक्टर को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। किसमें भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, वो होता है जहां पर भाई एंगल बन रहा होता है। तो भैया ये बन गया मेरे पास, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जो इसके भैया क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब एक ए वाला जो वेक्टर है इसको मैं ए cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भैया cos थीटा आता है, और जो परपेंडिकुलर होता है, जो भैया हमारा क्या कहते हैं उसको, परपेंडिकुलर जो होता है कंपोनेंट भैया, वो हमारा क्या निकल कर आता है, ए साइन थीटा। देखो यार मैं नाम भूल गया, हॉरिजॉन्टल और इसको यार क्या बोलते हैं, देखो अभी थोड़ी देर में दिमाग में आ जाएगा, दिमाग से अभी उतर गया, कोई दिक्कत नहीं, ए साइन थीटा। अब सुनो, देखो याद रखना cos थीटा हमेशा उस वाले कंपोनेंट पर आएगा जहां पर आपका एंगल बनना होगा। एंगल भाई यहां बन रहा था, तो एंगल जहां एंगल बनना होगा वहां पर cos थीटा आना है, और भैया उससे अपोजिट वाले पर sin थीटा आना है। तो एक तो मेरे पास ये होता है, तो किसी भी वेक्टर को भाई मैं दो रिजोल्यूशन में डिवाइड कर सकता हूं, क्या, एक उसके भैया हॉरिजॉन्टल और एक उसके परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, दो चीजें हो गई। इसके बाद भैया हमारे पास एक कहानी और आती थी, इसके बाद भैया हमारे पास एक कहानी और आती थी। सपोज करो मेरे पास भाई एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, और भैया मेरे पास एक वेक्टर है कुछ ये बी वेक्टर, अलग अलग मान लेते हैं पहले हम, बी वेक्टर। तो भैया हम क्या देखते थे, हमने इनको देखा था अगर मेरे को भैया इन दोनों वेक्टर का सम करना है, तो भैया वो हम डायरेक्ट सम नहीं कर सकते वेक्टर का, हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा। और वेक्टर सम करने के लिए भाई हमारे पास दो मेथड होते थे। आप लोग भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भैया 11th क्लास में पढ़ कर आए होंगे। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर सम करता हूं, अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर मैं वेक्टर सम करता हूं, तो भैया कुछ जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट निकल कर आएगा, भैया जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट निकल कर आएगा आर, वो आर वेक्टर जो होगा भाई वो बराबर होगा किसके, अंडर रूट के अंदर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर और भैया cos थीटा। और भैया ये cos थीटा क्या है, भैया ये एंगल है इन दोनों वेक्टर के बीच का। अब आप कहोगे सर ये वाला एंगल निकलेगा, नहीं भाई, एंगल कैसे निकलेगा, जब आप इसको इससे कनेक्ट करोगे तो इनके बीच में कुछ इस तरीके से एंगल बनेगा। ये वाला जो एंगल होगा भाई उसको मैं थीटा कहूंगा, वो रखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर, यहां तक की अगर बातें क्लियर है तो भैया अब आ जाते हैं अपने वेक्टर लॉ पर। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो भैया कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, जैसे हमको एक पॉइंट चार्ज दे रखा था Q1, देखो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा भैया, ये एक पॉइंट चार्ज है Q1 जो R1 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कहां से भाई, ओरिजिन से। और एक Q2 चार्ज है जो R2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, भैया कहां से, आप कहोगे सर ये रखा हुआ है कहां से रखा हुआ है भाई, ये रखा हुआ है ओरिजिन से। देखो हम सीधे सीधे ज्यादा नहीं, ज्यादा टिपिकल बातों पर नहीं आते, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करता हूं। देखो मैं एक चीज जानता हूं कि यहां पर ये वाला Q1 जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा, और भैया Q2 चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। और हमने भी थोड़ी देर पहले, देखो मैं यहां पर आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं कि भैया चलो छोड़ दो, उसको छोड़ते हैं, हम यहां पे बात करो अभी आप पहले। देखो Q1 Q2 मैं जानता हूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था भैया कि अगर कोई भी दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं
तो भैया उन दोनों पर एक दूसरे पर, इस पर भी इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, अगर वो F है तो भैया इस पर जो इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा दूसरे की वजह से वो भी F था। मैंने दिखाया था भाई ये सारी चीजें पूरी करके वहां पर। तो ऐसे ही भाई यहां पर सुनो, यहां पर मैं जानता हूं भैया इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बराबर होगा। तो भैया ये बताओ, क्या मैं F12 वेक्टर को क्या मैं ये नहीं बोल सकता? पहले तो फोर्स की बात करते हैं। ये बताओ फोर्स जो होता है भाई हमारे पास वो होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही तो होता है भाई, यही तो होता है। अब ये बताइए आप एक चीज और बताओ, अगर ये फोर्स जो है वेक्टर है ना, तो भैया वेक्टर मैं जानता हूं भैया जो वेक्टर होता है, वेक्टर क्या होता है? ये तो मैग्नीट्यूड था हमारा। वेक्टर कैसे बनता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसका मतलब भाई मेरे को यहां पर डायरेक्शन और चाहिए, और डायरेक्शन कैसे मिल जाएगी? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। भैया डायरेक्शन का मतलब R का कैप, डायरेक्शन भैया R का कैप, R कैप, यही तो डायरेक्शन कहलाती है, यही तो डायरेक्शन कहलाती है। तो भैया हमारे पास आ गया K Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R का कैप। अब सुनो, ये जो R का कैप होता था भाई हमने पढ़ा था कि भैया किसी भी वेक्टर का जो कैप होता है भाई वो कैसे निकलता है? वो निकलता है वो वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। भैया किससे डिवाइड कर दूं मैं उसको? उसके मैग्नीट्यूड से। तो भाई यहां पर अगर मैं एक बार आपसे बात करूं तो आप क्या कहोगे? भैया सर इसका मतलब ये जो फोर्स होगा ये बराबर हमारा K Q1 Q2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर इंटू R वेक्टर अपॉन में भैया R का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप कहोगे भैया ये क्या बन गया? K Q1 Q2 अपॉन में R भैया इसका क्यूब और इंटू में R वेक्टर। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल सा याद रखो। कहां पर देखो ये चीजें यूज होंगी, करने को नहीं आएगा वेक्टर लॉ प्रूफ करने को, कुछ भी चीज हमको कहीं पर यूज करनी थी तो सिंपल बनाकर रखो, सिंपल बनाकर याद करते हैं। ठीक है, एक एक चीज को जिस तरीके से चीजें होती हैं उस तरीके से याद करो। अब बस इस बात को मैं ध्यान रखूंगा भैया जो F12 होगा वो बराबर होगा F21 के, लेकिन भाई अपोजिट लग रहा है तो भैया माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां से मैं बस ये बात कहूंगा कि F12 जो वेक्टर होगा वो भैया बराबर होगा माइनस के F21 वेक्टर के। ठीक है दोस्त, तो ये होता है हमारे पास कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब बहुत से ज्यादा, आधे से ज्यादा लोगों को ये दिक्कत होगी कि सर ये R कहां से आएगा, क्योंकि हमको Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस नहीं दे रखा। तो भैया मैं बता देता हूं ये R कहां से आएगा, इसकी बात सुन लो। वैसे आप लोग इन चीजों को दोस्त अपने उसमें पढ़कर आ चुके हो 11th क्लास में, लेकिन फिर भी भाई मैं एक बार जिक्र कर लेता हूं। देखो एक वेक्टर यहां से यहां तक दे रखा है, एक वेक्टर यहां से यहां तक दे रखा है। मैंने अभी इसको R ही तो माना था, R माना था। अब इस R की वैल्यू कितनी होगी भैया? इस R की वैल्यू होती है क्या? R2 माइनस R1। वेक्टर में बात कर रहा हूं मैं भाई, R2 माइनस R1, ये दो वेक्टर आपस में माइनस करे जाते हैं। तो पहले भाई R1 और R2 आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, और वेक्टर फॉर्म में चाहने के बाद भैया आपको R2 माइनस R1 करना पड़ेगा। सपोज करो इसकी वैल्यू भाई 3i माइनस 4j कैप है, और भैया इसकी वैल्यू मान लीजिए आप R2 की वैल्यू 4i प्लस 3j कैप है। तो आप क्या करोगे? 4i प्लस 3j कैप माइनस 3i माइनस 4j कैप, ये करोगे तो भैया आपका R वेक्टर निकल कर आ जाएगा, और यहां पर भाई आपको वही R रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में बात करेंगे सारी चीजें। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे क्या है? फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब देखो क्या कह रहा है, एक पर, ये वाला जो है ना, ये वाला Q0, इस पर भाई बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। किसकी वजह से? यहां पर Q1 की वजह से फोर्स लगा, Q2 की वजह से फोर्स लगा, Q3 की वजह से फोर्स लगा, Qn की वजह से फोर्स लगा। तो भैया इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन। भैया क्या कहलाया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है भैया कि अगर एक पॉइंट पर बहुत सारे वेक्टर अगर भैया वर्क कर रहे हैं तो भैया जो रिजल्टेंट होगा वो उन वेक्टर का वेक्टर सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? वेक्टर सम। एक बार डेफिनेशन पे बात करते हैं। द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस। क्या भैया? एक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है अदर चार्जेस की वजह से, वो क्या होता है भाई? वेक्टर सम होता है।
ध्यान से पढ़ना भैया, वेक्टर सम। और वेक्टर सम भैया अभी हमने करना सीखा, वेक्टर सम हम करते कैसे भैया, इस तरीके से। तो एक बार में वेक्टर सम सिर्फ 2 ही वेक्टर का होता है, इसका रिजल्टेंट निकल कर आएगा, फिर इस रिजल्टेंट का वेक्टर मैं फिर किसी तीसरे से करूंगा, फिर इन दोनों का निकल कर आएगा रिजल्टेंट, फिर उसका चौथे से करेंगे। इस तरीके से भाई करा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे। ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है भैया। इसका मतलब मान लो भैया Q1 ने F1 फोर्स लगाया, Q2 ने F2 फोर्स लगाया, Q3 ने F3 फोर्स लगाया, और Q4 ने भैया ये वेक्टर में, भैया वेक्टर में बना देता हूं भाई मैं एक बार, वेक्टर Q4 फोर्स। ऐसे ही भैया N वाली वेक्टर ने Fn फोर्स लगाया। तो भैया जो F नेट फोर्स जो होगा, F नेट फोर्स जो होगा वो भैया क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये भैया मैंने वेक्टर सम करा है, इस बात को ध्यान रखना, मैं वेक्टर बना रहा हूं, इसका मतलब भाई मैं वेक्टर सम कर रहा हूं। इसको बोलते हैं भैया क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है भाई। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें भैया क्या होंगी, क्लियर होगी, ये सब कुछ क्लियर होगा। फोर्स ऑन अ चार्जेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो मैं बता चुका हूं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या क्या थी। पहली लिमिटेशंस क्या थी भैया, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगना चाहिए। दूसरी लिमिटेशंस क्या थी, पहली लिमिटेशन क्या है भैया, पॉइंट चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्जेस। और दूसरी लिमिटेशन क्या है भैया, फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस, फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस। ये बताओ हम यहां पर पॉइंट चार्जेस की बात क्यों कर रहे हैं कि भैया पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, भैया इस वजह से बात करें क्योंकि ये जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है भाई वो एक हमारा सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। इस सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है भैया, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक लगता है। अगर आपने भाई 2 ऑब्जेक्ट बड़े बड़े ले लिए, जैसे मान लीजिए आपने भैया ये 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, तो भैया इनकी भी कुछ ना कुछ रेडियस होती है r1, भैया इनकी भी कुछ ना कुछ रेडियस होती है। हमने जो डिस्टेंस माना था वो ये r माना था, तो भैया हमको जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में दे रखा होगा, लेकिन भैया इनकी भी कुछ ना कुछ रेडियस हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरे को एग्जैक्ट भैया इसके सेंटर से इसके सेंटर पर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से भाई मेरे को एग्जैक्ट फोर्स नहीं मिलता। इस वजह से भैया एप्लीकेबल किस पर मानते हैं, सिर्फ हम पॉइंट चार्जेस पर, और भैया एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए लगता है, और भैया ये एक सेंट्रल फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक लगेगा, ठीक है भाई। यहां तक बातें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है भैया। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के बीच में, प्लेस्ड एट अ 1.0 mm। चलो सबसे पहले मैंने आपको दोस्त पिछली वीडियो में ये बताया था, अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल मिलता है तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि जो जो चीजें हमको सवाल में गिवन है उसको हम भैया राइट डाउन कर दें, ठीक है भाई। तो सारी चीजें वही लिखते हैं। क्या कह रहा है, एक तो स्मॉलेस्ट फोर्स, तो फोर्स जो होना चाहिए भैया मिनिमम होना चाहिए, भैया फोर्स कैसा होना चाहिए, मिनिमम। मैंने लिख दिया भैया, और यही मिनिमम फोर्स मुझसे कैलकुलेट करवा रहा है बिटवीन 2 चार्जेस। भैया 2 चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। इनके बारे में भी भैया हमारे पास कोई भी जानकारी एट प्रेजेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। कहीं लिख रहा था भैया Q1 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू कितनी है, नहीं है ना। आगे बात करते हैं। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इसका मतलब आर की जो वैल्यू भाई वो दे दी है मेरे को 1 मीटर की, ठीक है। अब बताओ कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर अगर Q1 और Q2 की वैल्यू पता चल जाए तो मैं एक बार को फोर्स निकाल सकता हूं, यहां तो मेरे पास 3 अननोन है और एक ही चीज नोन है, तो भैया यहां से कैसे निकालेंगे। भाई देखो निकाल सकते हो, इस बात का मतलब समझो, फोर्स मिनिमम, फोर्स हमको मिनिमम करना है, तो फोर्स मिनिमम भाई कब होगा। देखो 2 ही तरीके होते हैं हमारे पास फोर्स मिनिमम करने के। क्या, इधर बात करो, आप कहोगे सर जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, ठीक है, और भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के स्क्वायर के, ठीक, यही तो होता है। ये बताओ इस वाले सवाल में उसने आपसे R तो फिक्स कह दिया ना, इस वाले सवाल में R तो 1 मीटर है, तो R तो फिक्स हो गया, तो भैया इसकी तो बात करने से रहे हम। तो भैया फोर्स मिनिमम होने के लिए उसको डिपेंड किस पर होना पड़ेगा, Q1 और Q2 पर, ठीक है भाई। अगर फोर्स मिनिमम होगा, अगर भाई फोर्स मिनिमम है, अगर भैया हमारे पास ये जो फोर्स है
अगर मैं चाहता हूं ये फोर्स भाई मिनिमम हो, तो भैया इस फोर्स को मिनिमम होने के लिए Q1 को भी भैया मिनिमम होना पड़ेगा और भैया Q2 को भी मिनिमम होना पड़ेगा। तो ये Q1 और Q2 की वैल्यू भाई मेरे पास मिनिमम होनी चाहिए। अब बात करो Q1 और Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो चार्ज होता है, चार्ज की मिनिमम वैल्यू, चार्ज की भाई मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। आप कहोगे Q मिनिमम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही भैया इधर भी Q मिनिमम करना पड़ेगा भैया मेरे को। Q मिनिमम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है भाई, यहां तक की बातचीतें हुई। अब इसके बाद भैया आपको F निकालना है। आप बोलोगे वी नो दैट, या फिर फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ भैया, फ्रॉम कूलम्स लॉ क्या कह सकते हो आप कहोगे F इज इक्वल टू Q1 Q के लिख देते हैं पहले भैया, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखो यहां पर सवाल में उसने क्या कहीं पर बताया कि हमने चार्जेस को कहां रखा है। जब क्वेश्चन में मीडियम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती तो भैया मीडियम हम एयर मानकर चलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। क्या भाई, अगर चार्जेस के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है तो भैया मीडियम हम क्या मानकर चलेंगे, एयर मानकर चलेंगे। तो भैया यही लगेगा, के की वैल्यू एयर में कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू अभी हमने देखा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। भाई एक चीज को और ध्यान रखना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो फोर्स न्यूटन में होना चाहिए। भैया चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो चार्ज कूलाम में होना चाहिए। अगर चार्जेस किसी और यूनिट में हैं तो सबसे पहला काम उनको कन्वर्ट करो भाई उनकी स्टैंडर्ड यूनिट में, कूलाम में कन्वर्ट करना है। और भैया डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में। इन बातों को ध्यान रखो। आगे भैया, आगे कितना लिख रहा है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन में भाई कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर। आर कितना था, 1 का भैया स्क्वायर। अब सुन लो, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, भाई मैं ये लिख सकता हूं ना, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। मैंने भैया नंबरों को पहले एक तरफ कर लिया और जो 10⁻⁴ थी भाई वो मैंने एक तरफ कर दी। आप जानते हो भैया 10 बेस सेम है तो पावर जो है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है। तो 9 -19 और -19। अब सुनिए भैया, देखो मैं भाई आपको ऐसी मैथ कराऊंगा जब मैथ स्टार्ट हो जाएगी। अगले मंडे से मैथ स्टार्ट हो जाएगी। अगले मंडे से क्या, जो अल्टरनेट चलेगा वो नेक्स्ट वीक से चलेगा मैथ का। तो उसमें भाई चीजें हम तो करेंगे ही करेंगे, जो हमारे सिलेबस हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ भाई कुछ एक्स्ट्रा चीजें करेंगे, जैसे कि यहां पर अभी आपको ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो कुछ हमको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ये नहीं है भाई कि आया भैया पढ़ा करा निकल गए, नहीं भाई, कुछ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। जैसे भाई यहां पर अब आपको कैलकुलेशन करनी है। अब आप क्या करोगे, 1.6 6 6 जा 36, 6 3 कैरी का 6 बन जा 6 और 3 9। इस तरीके से वो बच्चों वाले जो 3rd 4th क्लास का बालक भी कर लेता है। भाई 12th क्लास में आ चुके हो अब आप लोग, तो हमको थोड़ा स्मार्ट बनना है। और 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास के बच्चे से, ये जो भैया 3rd 4th 5th 6th वाले बच्चे जो करते हैं उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, ठीक है। उनसे भैया अच्छा काम करना है, उन्हीं की तरह काम नहीं करना, ठीक है। तो उस तरीके से समझो भैया। ये सुनो, मैं इसको 1.6, इसको 1 क्या मैं ये नहीं बोल सकता 1.6, ये 1.6 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो क्या भैया ये 4.8 का होल स्क्वायर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, दिखाई दे रहा है ना भाई। और 4.8 मैं बताऊंगा भाई 50 से। देखो अगर कोई नंबर 50 के आसपास होता है, 40 से 50 और 50 से 60, तो इसको क्या करते हैं, ये 50 से देखते हैं कितना कम है। आप कहोगे भैया ये 2 कम है 50 से, तो 2 का स्क्वायर कर दो भैया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 0.4 होता है। तो भैया 2 का स्क्वायर 0.4, तो 0.4 लिख देंगे। फिर जितना कम था वो 25 में से माइनस करते हैं भैया, 25 में से माइनस हो जाएगा तो भैया ये 23 आ जाएगा। 0.1 डिजिट के बाद तो स्क्वायर लग रहे हैं, 2 के बाद लग गया, हो गया भैया काम 10⁻⁻29 न्यूटन। भैया ये मिनिमम फोर्स है जो लगेगा, ठीक है भाई। ये वो मिनिमम फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में भाई लगेगा। एक बार भाई आप सभी लोग चेक कर लो एक बार, ठीक है भैया।
23.04 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पर चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 9.1 into 10⁻⁻31 kg, that of a proton is 1.6 into 10⁻⁻27 kg, find the ratio of Fe और Fg। देखो भाई Fe क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Fg क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये दो फोर्सेस हैं भाई। तो इन दो फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो मेरे को इन्हीं दो फोर्सेस का रेशियो निकालना है। तो रेशियो पे पहले बात करते हैं। आप कहोगे सर हमारे पास जो Fe होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन में R²। वेरी गुड, इक्वेशन फर्स्ट, किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे सर Fg जो होता है हमारे पास वो होता है G M1 M2 अपॉन में R²। ये हो गया सेकेंड। अगर मैं भाई इन दोनों का रेशियो ही तो फाइंड करना है मेरे को, और भैया फोर्स किसके बीच में लग रहा है, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन है और एक भाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां तक की चीज है, आगे बढ़ जाते हैं भैया। ठीक, आइए अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। क्या भैया डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय भैया किससे, सेकंड से। ठीक है दोस्त, यहां तक हमने काम करा, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिया भैया हमने इक्वेशन सेकंड से। आगे काम करते हैं। इसके बाद आप बोलोगे कि सर हमने Fe को Fg से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन में R² था और अपॉन में G M1 M2 अपॉन में R² था। ये बताओ दोनों का डिस्टेंस तो भैया R सेम है ना, तो क्या R² से R² कैंसिल नहीं हो सकता? हो गया। आगे बात करते हैं भैया। अब बात करते हैं Q1 क्या है। Q1 जो था भैया मेरे पास था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q1 क्या था भैया, Q1 जो था वो था QE की वैल्यू भैया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। भैया Q2 क्या है, Q2 है भैया चार्ज ऑन प्रोटॉन। भैया प्रोटॉन पर भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन बस भैया प्लस माइनस का अंतर होता है। M1 की बात करूं तो भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि कितना है, 9.1 इंटू 10⁻9.1 इंटू 10⁻31 kg। आगे बात करते हैं भैया M2 कितना है, आप कहोगे सर मास ऑफ प्रोटॉन जो कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब भैया इनकी वैल्यूज को आप इसमें पुट करिए। अब आपने क्या करा दोस्त, ये सारी वैल्यूज आपने इसमें पुट कर दी। जैसे ही भाई आपने ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करी तो उसके बाद देखते हैं हमारे पास कहानी क्या बनेगी। आप कहोगे सर ये बन जाएगा Fe अपॉन Fg इज इक्वल्स टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू भैया G की वैल्यू ये होती है इंटू इसकी वैल्यू की बात करता हूं मैं भैया, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू दोस्त हमारे पास कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, कहाँ है हमारे पास M1 की वैल्यू भैया हमको कितनी दे रखी है, हमको दे रखी है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 भैया ये 27 लिख रहा था। अब देखो, अब भाई इसके बाद अगर आप चीजों को नोटिस करते हो तो भैया आपको ये पता चल रहा है कि भैया मैं 10 की पावरों को यहां से कैंसिल कर सकता हूं। भाई हम 10 की पावर को यहां से क्या कर सकते हैं दोस्त, कैंसिल कर सकते हैं। तो यही काम करते हैं हम पहले, हम 10 की पावर को भैया यहां से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। क्या आप भैया 10 की पावर को यहां से कैंसिल कर पा रहे हो? चलो भाई 10 की पावर क्या भैया यहां से कैंसिल हो पा रही है? एक मिनट, क्या 10 की पावर भाई यहां से कैंसिल हो पा रही है? चलो कुछ को करते हैं भैया, जो भी कुछ हो जाए हमारे पास। नंबरों को एक तरफ करो
और चीजों को एक तरफ। तो भैया सबसे पहले मैं इस 1.6 से इस 1.6 को कैंसिल करता हूं, ठीक है। अब देखो नंबरों को एक तरफ करते हैं और बाकी चीजों को एक तरफ करते हैं। हमारे पास 9 इंटू 1.6 बच रहा है, नीचे 6.6 इंटू 9.1 बच रहा है, ठीक है भैया। एफ ई अपॉन एफ जी क्या क्या बच रहा था हमारे पास बच रहा था 9 इंटू 1.6 और नीचे बच रहा था 9.1 इंटू 6.7 मान लेते हैं। ऊपर की बात करते हैं, पावर की ऊपर बच रही थी 10 टू पावर -9 सॉरी माइनस के 19 प्लस के 9 और नीचे बच रही है 10 टू दी पावर भैया कितना -11 -31 और -27 भैया कितना कितना बच रहा है -11 -31 और -27। तो हम क्या बोलेंगे -11 -31 और -27। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। 9 इंटू 1.6 देखो भैया मैं भी इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं 10 की पावरों को सॉल्व करता हूं। अब आप क्या कहोगे भैया ये 19 19 38 ऊपर बचा था 10 टू दी पावर माइनस के 29। इनको भाई अगर आप जोड़ने की कोशिश करो 30 और 20 50 50 और 1 60 भैया 3 और 2 5 5 और 1 60 69 भैया ऊपर जाएंगे तो प्लस के 69 हो जाएंगे। ये बताइए दोस्त यार फिजिक्स पर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम अप्रोक्स में नहीं जा सकते ना भाई। तो मैं इसी अप्रोक्स की कोशिश कर रहा हूं, इसी को ही अप्रोक्स में काटने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या मैं भाई इसको 9 को इसके 9 से अप्रोक्स 1 बार कैंसिल कर सकता हूं ना, 1 बार कैंसिल कर सकते हैं। इधर सुनो भैया एक चीज और, ये जो हमारे पास लिखता है ये जो 6.67 था, मैं यार इसको आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं 6.67 ये जो लिख रहा था, तो मैं इसको भैया 6.6 मानता हूं। इधर सुनो अब आप क्या कहोगे सर 6.666666 भैया ये आता रहेगा 6.6666 इस तरीके से आती है ये वैल्यू, तो इसको हम 6.67 इस वजह से कर देते थे। ये बताओ क्या आपने ये नहीं देखा था कि अगर मेरे पास 6.6 के ऊपर बाल लग रहा है तो क्या मैं इसको भैया अपने उस वाले फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता। 0.666 को भाई हम क्या बोलते थे 0.666 को, इसको भैया मैं क्या ये नहीं बोल सकता ये 6 मैं इसको भैया ये बोल सकता हूँ 6 प्लस 0.6 के ऊपर बार, और भैया ये जो कहानी निकल कर आती थी 6 के ऊपर बार ये हमारी 2/3 निकल कर आती थी। कितनी निकल कर आती थी भैया 2/3। तो ये क्या 6 दूनी 18, क्या मैं इसको 20/3 नहीं बोल सकता भाई इसे, क्या हम इसे 20/3 नहीं बोल सकते। इसका मतलब भैया ये जो लिख रहा है भैया ये जो पूरी कहानी हमारे पास यहाँ पर लिख रही थी मैं इसको 20/3 बोल सकता हूँ। तो भैया 1.6 ये हो जाएगा 20/3, 3 चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा भैया 40। कुछ यहाँ पर भाई हमारे पास 10 टू द पावर 40 बच रहा है, कुछ ऐसा बच रहा है जो मेरे पास अभी तक निकल कर आया। ठीक इसकी बात करते हैं भैया, पॉइंट हटाओ नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 से ये कट जाएगा भाई 100 बार और 2 से ये कट जाएगा भैया 8 बार, 8 दिया 24, 8 दिया 24। मैंने भैया इसको 1 9 के बराबर मानता, नीचे वाली ज्यादा थी तो आंसर मेरा 24 से थोड़ा सा कम आएगा इंटू 2 0 ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 10⁻38 भैया इतना आंसर आ गया, जिसको मैं इतना आंसर हो गया 24 इंटू 10⁻38 जिसको मैं 23.89 इंटू 10⁻89 देखो मैंने अपनी मनमर्जी से लगा दिया पॉइंट, तो मैंने 9 भी लिख सकता हूं इंटू 10⁻38। ठीक है भाई, तो फिजिक्स में कोशिश करना कि एक वैल्यू को तो आप अप्रोक्स में कैंसिल कर पाओ। ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स। अब भैया देखो आपके पास क्या दे दिया है अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो भैया Q1 की वैल्यू अल्फा चार्ज के बराबर, अल्फा पर भैया जो चार्ज होता है उसके बराबर, और भैया Q2 की भी वैल्यू इसी के बराबर क्योंकि दोनों हमारे पास यही हैं। तो अल्फा पर भाई चार्ज कितना होता है भाई, अल्फा पर जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भैया डिस्टेंस r दे रखा है मेरे को 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। देखो चार्ज कूलम में है, रेडियस रेडियस नहीं डिस्टेंस मीटर में है, तो भैया जो फोर्स निकल कर आएगा फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ भैया कूलम्ब्स लॉ से अब आप क्या बोलोगे कि भाई जो मेरे पास F है भैया क्या F इज इक्वल्स टू K
Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखना दोस्त एक बार, इसने यहाँ पर आपको बहुत बड़ा बड़ा बोला था, मैंने किस में रखे हैं, ये एयर में रखे हैं, तो भैया K लगाया है। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन में भैया R की वैल्यू कितनी थी, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻15। भैया R का स्क्वायर हो रहा था तो इसका स्क्वायर होगा ना, तो क्या मैं इसको स्क्वायर होने का मतलब 2 बार नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना भाई मैं। अब देखो यहां से, अब आप क्या कहोगे, क्या सर एक काम करते हैं, इस 3.2 से ये 2 इंटू 1.6 कट जाएगा, इस 3.2 से ये 2 इंटू 1.6 कट जाएगा, कट गया भाई, कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है भैया आपके पास? आपके पास दोस्त क्या बच रहा है? आप कहोगे सर ऊपर बच रहा है 9, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, प्लस का 9 माइनस के 19 माइनस के 19, ये तो भैया ऊपर वाले थे, माइनस का 15 जब ऊपर जाएगा तो भैया प्लस का 15, और ये वाला माइनस का 15 ऊपर जाएगा तो प्लस का 15। ठीक है भैया, अब देखो 15 और 15 30 और 9 39, 39 हो गए भैया प्लस के, माइनस के 19 माइनस के 19 माइनस के 38, तो भैया ये कितना आया, 9 इंटू 10, 39 माइनस 38, तो भैया 10 की पावर 1 बच रहा है, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो भैया कितना आ गया, 90 न्यूटन। तो भैया आंसर कितना हो गया मेरे पास, इसका आंसर भाई मेरे पास इसका कितना हो गया, 90 न्यूटन। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फार अपार्ट शुड द टू इलेक्ट्रॉन्स बी if the force each exert on the other is equal to the weight of the electron। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो मास में और वेट में कुछ डिफरेंस होता है, आपने पढ़ा होगा भैया 11th क्लास, अगर आप अच्छे से पढ़कर आए हो तो भाई 11th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि मास जो होता है भैया एक तरीके से उस बॉडी का, हम बोल सकते हैं कि भैया उस बॉडी का जो वेट जो बोलते हैं ना, आप एक गलत वर्ड यूज करते हो, उस बॉडी का भैया मास कितना हो गया। वेट जो होता है ना, वेट क्या होता है, एक तरीके से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी निकल कर आ जाता है इस वेट में। तो भैया जो वेट है वो हमारा एक तरीके से फोर्स है। क्या है भाई, फोर्स। तो भैया ये जो है फोर्स के वेट जो हमारा कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। यहां पर बात करते हैं शुड टू इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, इसका मतलब भैया Q1 भी इलेक्ट्रॉन है और Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब भैया Q1 और Q2 आपस में इक्वल हैं और ये है क्या, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। और इफ द फोर्स, आर की वैल्यू निकालना है, और फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई, ये बराबर है किसके, वेट के बराबर। चलो अब आगे बात करते हैं, इधर आइए दोस्त एक बार, ये बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आप जानते हो कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। भैया जो वेट होता है वो क्या होता है, आप कहोगे सर वेट जो होता है m इंटू जी होता है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भैया वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 अपॉन में भैया R की वैल्यू मुझे पता नहीं है, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू भैया कितनी दे रखी है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। g की वैल्यू भाई मैं कितनी लूं, एक बार आप लोग यार मेरे को g की वैल्यू कंफर्म करो, g की वैल्यू हम कितनी लें। तो भैया क्या मैं g की वैल्यू को यहाँ पर 10, देखो यहाँ पर कहीं पर उसने कुछ बोला नहीं है, तो क्या मैं g की वैल्यू 10 नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से 10 ले लिया मैंने, किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आप में से यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब सुनो, कभी भी आपको यार डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस के ऊपर दोस्त क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो कोशिश करना कि भाई जो भी आपके पास पहले से ही स्क्वायर मौजूद हैं, जैसे स्क्वायर का मतलब हो गया भैया दो दो के पेयर बन जाए, दो दो के पेयर, तो भाई ये कोशिश करना कि जिनके पेयर बन रहे हैं आप उनके साथ कोई छेड़खानी ना करो। ठीक है भाई, ये कोशिश जरूर करना कि जिसके पेयर बन रहे हैं आप उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना करो। मैं भैया इधर लिखता हूं, ये बताओ ये R स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा ना, तो भैया बचेगा क्या, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19
और भैया अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास भैया अपॉन में आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है भैया, इन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, इन बातों को भैया ध्यान में रखते हुए इतना काम करा मैंने। अब सुनो, जिसके पेयर बने, देखो एप्रोक्स में एक ही चीज को काटा करो, तो भैया एप्रोक्स में मैं इस बात को काट देता हूं कि भैया ये 9.1 होगा वो 9 से 9 बार एप्रोक्स 1 बार कैंसिल हो गया एप्रोक्स में भाई। अब सुनो, क्या ये बताओ, और इक्वल्स टू में आर स्क्वायर था भैया, आर स्क्वायर किस किस का स्क्वायर बनना है उसकी बात करते हैं। आप कहोगे इस 31 को ऊपर पहुंचा दो तो ये 10⁻40 हो जाएगा, और भैया माइनस के 19 होके माइनस के 38 हो जाएंगे। ठीक है भाई, कितना बचा 1.6 इंटू 1.6, यही तो बच रहा है दोस्त, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये बचा ना भाई मेरे पास। अब देखो, क्या मैं इसको 1.6 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻2 नहीं बोल सकते, आर स्क्वायर। ये बताओ, चलो इसको 1.6 इंटू 10 का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते क्या भाई, हम इसे बोल सकते हैं ना भैया हम इसको, ये भी चीज तो बोल सकते हैं, ये भी चीज तो बोल सकता हूं मैं भैया। अब आप कहोगे कि सर अब तो यहां से ये हो गया कि स्क्वायर से आप स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो भैया आर की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर। तो भैया आर की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आई 16 मीटर। कितना आ गया भैया 16 मीटर। ठीक है भाई, कितना 16 मीटर। एक बार आप फिर से चेक कर लो, देखो कुछ नहीं करा हमने, वैल्यू पुट करी, उसको हम इधर लेकर आए, माइनस का जो 31 था अगर वो ऊपर जाएगा तो भाई प्लस का हो जाएगा, ये हो गए 31 और 9 40 और 19 38 और 10⁻2 बचा, यहाँ 1.6 बच रहा था, से 1.6 इंटू 10 का होल स्क्वायर मान लिया मैंने भैया, ये आ गया मेरे पास कितना, आर की वैल्यू 16 मीटर। ठीक है भाई, चीजें क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ फार अपार्ट शुड टू इलेक्ट्रॉन बी इफ द फोर्स, देखो सेम क्वेश्चन आ गया क्या, देखो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है वो, ठीक है टाइपिंग में रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 चार्जेस आर Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 3 कूलम आर प्लेस्ड। यहां से स्टार्ट होता है भाई असली मेथड, असली चीज यार तुम्हारी यहां से स्टार्ट होती है, ये चीज है अब मेन। अब सुनते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है भैया मेरे पास 3 चार्जेस थे, एक था Q1 एक था Q2 और एक था Q3। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किस पर रखे हुए हैं भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब भैया आप में से सभी लोग जानते हो, यही तो होता है जिसकी भाई सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ऑफ साइड 1 मीटर, इसका मतलब भैया ये वाली जो साइड है ये 1 मीटर की है, ये वाली साइड भाई 1 मीटर की है, और ये वाली साइड 1 मीटर की है। आ गई हमको बातें समझ में। ठीक है सर, आपने जो कहा, यहां पर भाई मैं मान सकता हूं, यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है Q1, यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है भैया वो रखा हुआ है Q2, और यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है भैया वो रखा हुआ है Q3। किसी को कोई इन बातों में दिक्कत, मैंने Q1 यहां पर माना, Q2 यहां पर, Q3 यहां पर। चलो इनको पॉइंटों को भी, इनको पॉइंट दे देते हैं, नाम दे देते हैं भैया इन पॉइंटों को। भैया ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट, इसको नाम दे दिया बी, और भैया इसको नाम दे दिया सी। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक हम उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप में से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो यार देख लो, थोड़ा सा यार घर पे है ना, तो थोड़ा बहुत ऐसी चीजें होती रहती हैं कि कभी कोई आ जाए कभी कोई आ जाए, कहीं पता नहीं है किसको क्या, हम ऊपर क्या कर रहे हैं, चल रहा है अपना, कोई आके देखता है भैया खाना खा लो पीना खा लो, ठीक है जो भी है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 1 मीटर 1 मीटर और भाई 1 मीटर। आगे बात करो, अब हमसे क्या कह रहा है, बात सुनो। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, भाई क्या निकालना है हमको, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 पर जो फोर्स लग रहा होगा। तो देखो हमने सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल जो पढ़ा था उसमें ये कहा पढ़ा था कि भैया एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते थे, और बहुत सारे जो चार्जेस निकलते थे वो कैसे निकलते थे, उनका वेक्टर सम करके। तो इसका मतलब भैया यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो एक वेक्टर की फॉर्म में लगेगा। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई भैया, जो एक फोर्स लगेगा वो किसकी फॉर्म का लगेगा, एक वेक्टर की फॉर्म का लगेगा। अब वही वेक्टर की फॉर्म देखते हैं भैया कैसे लगेगा, आओ इधर।
ये बताओ इस Q1 पर इस Q2 की वजह से, हाँ एक चीज और बात याद रख लेना, यहां पर अभी उसने Q1 कैसा है प्लस का, Q2 कैसा है माइनस का। हम जानते हैं भैया जो प्लस वाला चार्ज है माइनस वाले चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो भैया ये बताओ इस Q1 को ये Q2 जो चार्ज है जो कितना था भैया माइनस के 2 माइक्रो कूलम, और भैया ये कितना था प्लस का 1 माइक्रो कूलम। तो भैया ये माइनस वाला चार्ज इस प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं भैया यहां पर एक फोर्स इधर लगेगा जिस फोर्स को मैं एफ बी बोल देता हूं, फोर्स बी पॉइंट की वजह से। भैया बातें क्लियर, ठीक है आगे बात करते हैं। दूसरा Q3 जो था भैया वो मेरे पास प्लस का 3 माइक्रो कूलम था, भैया किसका था प्लस का 3 माइक्रो कूलम। अब ये बताओ भैया ये जो प्लस का है इस प्लस पर जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, आप कहोगे सर इस तरफ लगाएगा, इसको भाई मैंने QC बोल दिया, कितना सॉरी QC क्यों क्या बोलेंगे भैया हम इसको FC, भैया क्या बोलेंगे हम इसे FC इस डायरेक्शन में लग गया। अब किसी को कोई दिक्कत, भैया एक फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरे को दो फोर्स तो पता चल गए और मैं जानता हूं भैया अब मैं इनके बीच में वेक्टर फॉर्मूला लगा दूंगा। वेक्टर फॉर्मूला क्या कहता है, एफ नेट जो रिजल्टेंट जो होगा वो बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो भैया यहां पर cos थीटा की बात करते हैं। ये बताओ यहां पर cos थीटा, वो जो cos थीटा की जिसकी हमने बात करी थी वो था क्या भाई, आप कहोगे सर वो जो था वो हमारे पास उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल था। तो ये बताओ भैया यहां पर ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है भाई ये है कितना, आप कहोगे सर ये वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनी थी, ये वाला एंगल इक्विलेटरल एंगल का ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल था भैया कितना 60 डिग्री। तो भैया ये बताओ स्ट्रेट लाइन पर एंगल होता है 180, ये हो गया 60, तो भाई ये कितना होगा, आप कहोगे सर 120। ठीक है तो भैया अब मेरे को सारी चीजें मिल चुकी हैं। अब जब मेरे को सारी चीजें मिल चुकी हैं तो भैया आप बात कर लेते हैं। हमारे पास एक है Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, और माइक्रो का मतलब मैं जानता हूं भैया चेंज करना पड़ेगा, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। भैया Q2 की बात करता हूं, Q2 कितना है भैया मेरे पास माइनस के 2 माइक्रो कूलम, तो भैया इसका कितना आ जाएगा -2 × 10⁻⁻�6 कूलम। देखो भाई मैं आपको पहले बता चुका था चार्ज जो है प्लस माइनस नहीं रखा जाता क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर जो प्लस माइनस जो चार्ज का जो रिप्रेजेंट करता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन करे हैं या लूज करे हैं, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मैग्नीट्यूड में भैया चार्ज को मैं प्लस माइनस की फॉर्म में नहीं लिखूंगा। और Q3 भैया कितना है हमारे पास, Q3 कितना भैया मेरे पास 3 माइक्रो कूलम का, तो भैया ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है भाई यहां तक के हमारे पास कहानी निकल कर आती है यहां तक की। अब भैया सबसे पहले हमारे पास यहां पर कौन कौन से फोर्स हैं उन फोर्सेस की बात कर लेते हैं। एक फोर्स है मेरे पास FB, तो ये बताओ भैया FB जो फोर्स होगा आप कहोगे सर ये चार्ज चार्ज B की वजह से था, तो मैं B पर कौन सा पॉइंट था भैया Q2, और भैया किस पर था C पर A पर था, तो वहां पर कौन सा था A1 Q1 अपॉन में R²। यही तो होगा भाई, यही तो होगा K Q2 Q1 अपॉन में R²। R की वैल्यू भैया 1 है, यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं। K की वैल्यू भैया कितनी आएगी 9 × 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू भाई मेरे पास कितनी है, Q2 और Q1 है, Q1 और Q2 है, तो 10⁻⁻⁶ × 2 × 10⁻⁻�6 अपॉन में भैया 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई किसका स्क्वायर आ गया हमारे पास अपॉन में 1 का स्क्वायर। आगे बात करते हैं। ये बताओ भाई एक बार मेरे को ये बताओ यहां पर खाली 9 2 18 हो गया, -6 -6 के 12 हो गया और प्लस का 9, तो भैया 18 × 10⁻⁻⁻ के 3 बच रहा है ना, तो भैया FB जो आएगा मेरे पास FB भैया वो कितना आ रहा है 18 × 10⁻⁻⁻ के 3, जिसको मैं भैया 0.18 × 10⁻⁻ के 3 हम कह सकते हैं FB। ठीक है भाई अब हम बात करते हैं किसकी भैया FC की, और बात कर लेते हैं भाई किसकी FC को देख लेते हैं FC कैसे निकलेगा। चलो FC भी भैया कितना आ जाएगा K, ये बताओ C की वजह से निकाल लेते हैं ना, C पर चार्ज था Q3, निकाल किस पर रहे हैं Q1 पर, तो भैया कितना आ जाएगा Q3 Q1 अपॉन में R²। तो भैया K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो गई, Q3 की वैल्यू भाई हमारे पास कितनी है 3 × 10⁻⁻⁶, और भैया Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10⁻⁻�6 अपॉन में R की वैल्यू भैया कितनी है 1।
देखो 9 3 27, ये 27 हो गया ना, वहां पहले हमने जो नहीं करा था वो देख लो, माइनस के भाई ये 12 हो गए, माइनस के 12, तभी तो हमारे पास ये 27 इंटू 10⁻³ माइनस के 3 आ रहा था। तो भैया मैं इसको 2.7 इंटू 10⁻³ माइनस के 2 बोल सकता हूँ। एक पॉइंट भैया मैंने आगे खिसका दिया। देखो यहां तक बताओ यार, आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मेरे को एफ नेट निकालना है भाई, क्या निकालना है, एफ नेट। नाउ एफ नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर भैया कितना भाई, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। भैया ये आता है हमारे पास एफ नेट, ठीक है। F1 मेरे पास 1.8 है, ये मेरे पास 2.7 है। काम करते हैं इस पर काम करते हैं, 1.8 और 2.7 इसके तरीके से। अब भैया जब हमारे पास ये आ चुका है तो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। भैया वैल्यू की बात करते हैं तो भैया एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1.8 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻² और 2.7 इंटू 10⁻² और cos थीटा जो है भैया वो है 120 डिग्री। अब मैथ वाले लोग जिनके पास भैया मैथ है वो cos 120 की वैल्यू जानते होंगे कि हम ये भैया 90 से 30 ज्यादा है, 90 से 30 ज्यादा है तो भैया मैं साइन लिख लूंगा और ये कुछ माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा cos 120। यहां पर भाई मैं लिख देता हूं एक बार, जिसको नहीं आता देखो cos 120 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। cos 120 हम बोल सकते हैं ये हो गया cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। भैया अब हमने एक चीज सीखी थी, जो cos 90 पर होता था cos 90 पर साइन में चेंज हो जाता था और आ गया 30। इसके साथ साथ ये 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है। तो भैया आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास माइनस का 1/2। कितना आ गया दोस्त, माइनस का 1/2। वैल्यू उठा के पुट करते हैं भैया, ये मेरे पास 1.8 का स्क्वायर। देखो अगर आप ऐसे काम करोगे, आपने क्या काम करा भैया, आंसर वैल्यू उठा के पुट कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। 1.8 जैसे आप करने की कोशिश करो, 18 का स्क्वायर भैया 318 का स्क्वायर 324 होता है। तो आप क्या बोलोगे 3.24 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 27 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं भैया, 27 का स्क्वायर की बात करोगे तो 9 4 कैरी का 7 दूनी 14 14 दूनी 28 और हमने 5 कैरी का दिया था 2 आ जाएगा, 2 आ गया यहाँ पर, 2 2 जा 4 729 तो 729 तो 7.29 आ रहा है इंटू 10⁻⁴ अब इंटू में नहीं है भैया, ये किस में है, ये है आपके पास प्लस में। देख लेना भाई ये वाली वैल्यू कितनी कैलकुलेटेड जा रही है, कितनी टफ जा रही है, इंटू 2.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू -1/2। तो भैया इस 2 से मैं 2 को कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। और ये बताओ क्या इनका हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, एक बार भैया मैं कर देता हूं। देखो अब आप क्या बोलोगे 10⁻⁻⁴ भैया सब में से कॉमन है तो वो तो पहले कॉमन ले लो। अंदर कितना बचेगा 3.24 प्लस 7.29 और भैया ये माइनस का हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करो 18 का 27। देखो 18 का 7 में मल्टीप्लाई करना है, 18 पंजे भैया 18 पंजे होते हैं 90, 18 पंजे हो गए 90 और 18 दूनी 36। तो बढ़िया 18 7 कितने हो गए, 90 में 36 जोड़ दोगे तो 126, 90 में 36 जोड़ दोगे तो भैया 126, 126 का मतलब 6 कैरी का 6 नीचे आ गया 12 कैरी का, 18 दूनी 36, 36 और 12 भैया कितने हो गए 48। एक पॉइंट यहां से एक पॉइंट यहां से, तो भैया माइनस के 4.86 आ रहा है, ठीक है भैया इतना बना। आगे काम करते हैं 10⁻⁻⁴ इंटू में भैया ये कितना आ जाएगा 7 और 3 10 पॉइंट में 9 और 4 13 53 और माइनस के 4.86। और आगे बात कर लेते हैं भैया, इसको क्या मैं अंडर रूट से बाहर निकाल के 10⁻⁻² नहीं बोल सकता भैया, ये कितना आ जाएगा 13 में से 6 गए तो 7 भैया, यहाँ पर बचेगा 4
और 14 में से 8 गए तो भैया 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गए 5, 5.67। तो भैया अंडर रूट 5.67 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अगर आपको भैया इसकी वैल्यू पता है अंडर रूट 5.67 की, तो भैया आप उसको सॉल्व करके लिख दो, नहीं पता तो भैया इसी में ही आंसर छोड़ो, हमारा काम हो गया। ठीक है भाई, हमारा काम हो गया। तो भैया एक बार इस सवाल को देख लेना। भैया मैंने पहले ही कहा था यहां से को मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इस तरीके से। तो भाई ये मेन क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से ये भाई आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। वहां पर आपको भैया इस तरीके से, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला है अभी हमने, अभी हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे ऐसे ही भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया हम एक बार। 3 point charges are vertices of an equilateral triangle, find the magnitude of electric force due to any। देखो भैया होमवर्क क्वेश्चन है, सेम काम है, सेम चीजें करनी है, किसी भी एक पर निकाल लो। साइड दे रखी है ए साइड दे रखी है और तीनों चार्जेस आपस में इक्वल है, तो किसी भी एक पर निकालना है, जिस पर आपका मन करे आप उस वाले पॉइंट पर निकालना। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 3 point charges each of value plus q are placed on 3 vertices of a square of side a। अब देखो यहां पर आपसे क्या कह रहा है भैया, आपके पास भैया यहां पर जो है वो क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर है ना हमारे पास, ये रहा भैया स्क्वायर, नहीं लग रहा, अब तो लग रहा है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर था। और 3 point चार्जेस प्लस क्यू, भैया प्लस क्यू मैंने रखे हैं 3 point चार्जेस, तो भैया मैं 3 point चार्जेस रख देता हूं। एक तो मेरे पास ये आ गया, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया, एक तो भैया मेरे पास यहां पर आ गया, एक तो भाई मेरे पास ये आ गया प्लस का क्यू, यहां पर भैया मैंने एक प्लस का क्यू रख दिया, एक प्लस का क्यू भाई मैंने यहां रख दिया है, और भैया एक प्लस का क्यू मैंने यहां रख दिया, तो मेरे पास 3 point चार्जेस तो ये हो गए। आर प्लेस्ड ऑन अ वर्टिसेस ऑफ द साइड स्क्वायर ए, और भैया इनकी जो साइड है वो सारी साइड कितने की है, ए। ठीक है भाई, ए। What is the magnitude of the force on a point of charges if minus q placed at the center of the square। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, if minus q placed at the center of the square। अब भैया मैं एक थर्ड चार्ज लेकर आ रहा हूं, सॉरी फोर्थ चार्ज, और मैंने सेंटर पर रख दिया माइनस का q। ठीक है, अब इस माइनस का q, अब सबसे पहले भैया पहले तो आपने डायग्राम बना लिया, आपने डायग्राम समझ भी लिया, अब डायग्राम के बाद भैया उनकी डायरेक्शन बनाओ, भैया कौन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है दोस्त, चलो बनाते हैं। आप कहोगे कि सर ये वाला जो प्लस का चार्ज है, इसको नाम भी देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और भैया ये डी पॉइंट है। ये जो भैया प्लस का चार्ज है इस माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो भैया ये कौन सा फोर्स हो गया, ये कौन सा फोर्स हो गया, आप कहोगे ये फोर्स हो गया एफ ए। ठीक है भाई, भैया ये जो प्लस का चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आप ये कौन सा फोर्स हो गया, आप कहोगे सर ये हो गया एफ बी। ये प्लस का चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कौन सा फोर्स हो गया, आप कहोगे सर एफ डी। ठीक है भैया, बात है समझ में आ गई हमको आपकी। तो भैया यही तो डायग्राम बना, यही डायग्राम बनाना। चलो अब इसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होता है भैया, पहले डायग्राम बना लेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे, कौन सा फोर्स कहां लग रहा है, उसके बाद भैया ये जो फोर्सेज निकल कर आए हैं इनकी वैल्यू निकालो। आप कहोगे एफ ए की बात करूं सर अगर मैं, तो ये आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ए भैया Q1 कितना है Q, और Q2 कितना है भैया वो भी Q है, तो Q इंटू Q अपॉन में R। R का मतलब कितना है, R की बात करते हैं भैया, R कितना है, तो इधर सुनो, अभी फिलहाल मैं क्या इस डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को R नहीं मान सकता, अभी फिलहाल के लिए भैया मैंने R मान लिया, सुन लेना मेरी बातों को ध्यान से, अभी फिलहाल के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है सब बराबर है ना, सब बराबर है। ठीक है, तो भैया मैंने R माना है, मैंने लिख दिया R स्क्वायर, तो ये बन गया भैया के Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं। एफ बी की बात करूं तो भैया ये भी कितना बन जाएगा, के बी की भैया प्लस का क्यू माइनस का क्यू, तो भैया ये भी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या भाई ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नहीं बना। ऐसे ही बात करो एफ डी की, डी वाला पॉइंट था ना, तो भैया के यहां पर भी प्लस का क्यू माइनस का क्यू, तो ये क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, भैया ये भी तो बना, तो भैया ये भी कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से भाई, यहां से अगर आप थोड़ा बहुत अगर फोकस कर पाओ तो क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा, एफ ए, एफ बी और एफ डी तीनों ही आपस में इक्वल निकल कर आए हैं हमारे,
तीनों ही इक्वल निकल कर आए हैं, ठीक है भाई, इक्वल निकल कर आ गए, आगे काम कर लेते हैं फिर। जब तीनों ही चीजें भैया हमारी आपस में इक्वल निकल कर आ चुकी हैं तो भैया अब हम आगे काम करेंगे। अब आप क्या बोलोगे कि सर एफ ए बराबर एफ बी बराबर है एफ डी के, ये तीनों चीजें भैया हमारी बराबर है, ठीक है, एफ ए एफ बी और एफ डी, और भैया किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जिसको मैं भैया अभी फिलहाल एफ मान लेता हूं, एफ के बराबर, ठीक। अब भाई अब हमको नेट फोर्स निकालने जाना है ना भैया, नेट फोर्स जो निकालने जाना है, आप सुनो, क्या भाई आपको ये वाला एंगल पता है, क्या आपको ये वाला एंगल पता है, नहीं पता ना, लेकिन स्क्वायर की अगर नॉलेज है तो आप जानते हो, लेकिन मैं भी कह रहा हूं चलो भैया छोड़ो, आपको स्क्वायर की नॉलेज भी नहीं है, भूल जाओ, नहीं है नॉलेज, तो आपको ये दिखाई दे रहा है भैया एफ बी इधर लग रहा है और एफ डी इस तरफ लग रहा है, तो भैया पहले हमको नेट फोर्स 2 की वजह से निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा भाई वो इन दोनों के कहां पर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होता है, वो बात की बात है, कहां होगा वो बात की बात है। पहले भैया मेरे को ये वाला पड़ गया, अब मेरे पास इन दोनों के बीच का एंगल पता भैया, ये वाला जो एंगल है वो 180 है, 180 है ना, तो क्या मैं एफ बी और एफ डी नहीं निकालूं, सबसे बढ़िया है भैया पहले नेट फोर्स में एफ बी और एफ डी की वजह से निकालता हूं, किसकी वजह से भैया, एफ बी और एफ डी की वजह, तो आप क्या बोलोगे, नेट फोर्स ड्यू टू एफ बी एंड एफ डी, नेट फोर्स ड्यू टू एफ बी एंड एफ डी हैविंग एंगल 180 डिग्री बिटवीन दैम, इनके बीच में भैया 180 का एंगल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो एफ नेट भैया इन दोनों की वजह से जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, अंडर रूट के अंदर एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ डी कॉस 180 डिग्री। भैया ये बताओ कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू, आप बोलोगे सर कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है भाई, कितना, -1, अंडर रूट में एफ बी का स्क्वायर, एफ बी को अब एफ बी को और एफ डी को मैं एफ लिख सकता हूं, तो एफ का स्क्वायर प्लस भैया एफ का स्क्वायर प्लस के 2f -1, तो भैया ये बताओ क्या ये मेरे पास अंडर रूट में 2f स्क्वायर माइनस के 2f स्क्वायर नहीं बनना, जिसकी वैल्यू भैया कितनी हो गई, 0, इसका मतलब तो भैया अब एक कहानी, ये चीज सुनो, अगर दो चीजें आपस में इक्वल है और भैया वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, और ये दोनों चीजें आपस में भैया इक्वल हैं, तो भैया इन दोनों की वजह से जो इनका नेट रिजल्टेंट होगा वो भैया कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा भाई, 0, तो भैया नेट रिजल्टेंट इन दोनों की वजह से कितना हो गया, 0, तो भैया जो अब नेट फोर्स जो होगा, अब जो नेट फोर्स होगा आपका एक्चुअल नेट फोर्स भैया अब वो किसकी वजह से होगा, एक्चुअल नेट फोर्स जो होगा भाई अब आपका, आप बोलोगे सर बी और डी की वजह से तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो भैया फोर्स फिर बच किसकी वजह से रहा है, आप कहोगे सर फोर्स बच रहा है एफ ए की वजह से, तो एक्चुअल नेट फोर्स जो होगा भैया अब वो एफ ए की वजह से होगा, और एफ ए कितने के बराबर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर के। अब आर की बात और कर लेते हैं, ये बताओ ये ए से लेके सी तक क्या था भैया हमारे पास, ए से लेके सी तक, क्योंकि आर तो हमारे पास यहां पर भैया कहीं पर है नहीं, ठीक है, तो हमारे पास ए था, तो भैया मैं यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर ए से लेके सी तक, तो आप यही तो बोलोगे डायगोनल है स्क्वायर का भैया डायगोनल ऑफ स्क्वायर भैया कितना होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर भाई कितना होता है, आप कहोगे सर डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है भैया √2a के बराबर। तो भैया हमारे पास अब ये वाला जो डिस्टेंस था ये मिड पॉइंट था ना, तो भैया ये वाला डिस्टेंस डायगोनल का आधा हो जाएगा, तो AO, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं भाई O, तो AO की वैल्यू भैया कितनी हो जाएगी, AO इज इक्वल्स टू √2a/2, तो मतलब कितना हो गया, A अपॉन, उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास कितना निकल के आया था, एफ नेट बराबर भैया कितना निकल कर आया था, के क्यू स्क्वायर आर कितना है, a अपॉन √2 का होल स्क्वायर, तो भैया कितना हो जाएगा, के
क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हुआ, वो भैया कहाँ चला गया, ऊपर। तो भैया ये मेरे पास नेट फोर्स निकल कर आता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक हमने रेक्टेंगल सॉरी एक हमने भैया किसका कर लिया, ट्रायंगल का कर लिया, और एक हमने भैया स्क्वायर का कर लिया। आगे बात करते हैं, आगे और हमारे पास क्या है, होमवर्क क्वेश्चन डाल लो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन क्या है सुनते हैं। 5 पॉइंट चार्जेस हैं, ईच चार्जेस प्लस क्यू, सारे प्लस क्यू हैं, आर प्लेस्ड ऑन द 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन पर रखे हुए हैं भैया, कहां पर, हेक्सागन पर। ठीक है, हेक्सागन का सारा फिगर बनाना जानते हो ना, हेक्सागन कैसे बनता है, सबको मालूम है ना भैया हेक्सागन कैसे बनता है। ठीक, तो इसी वजह से होमवर्क क्वेश्चन है, करके लेकर आना, जिसकी भैया 6 साइडें होती है, कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो इनमें से एक यहां पर रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, किसी भी 5 पॉइंटों पर आपको 5 चार्जेस रख देने हैं, और भैया कहां पर नेट फोर्स निकालना है, एट द सेंटर, और सेंटर पर भैया कोई एक फोर्स रखा है, वहां पर आपको नेट फोर्स निकालना है। ठीक है भाई, होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क। अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 पर, सॉरी 11 नहीं, हमारा टॉपिक है अगला, कूलाम्स लॉ की जितनी कहानी हो सकती थी भाई मैंने सारी करवाई। आगे अगला टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, बात सुनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ रीजन, एक रीजन, रीजन का मतलब एक ऐसा एरिया है, एक एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, एक एरिया, क्या भैया, एक एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोस्त, एक एरिया। कैसा एरिया, अराउंड अ चार्ज, मतलब अपने चार्ज के आसपास, चार्ज के आसपास का वो वाला एरिया, वेयर, जहां पर अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया, एक चार्ज है, उस चार्ज के आसपास का वो वाला एरिया, वो वाला रीजन जहां पर दूसरा चार्ज एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या करता है भाई, एक्सपीरियंस करता है। हिंदी भाषा में अगर मैं बात करूं तो भैया एक ऐसा एनवायरमेंट, किसी चार्ज के आसपास का भैया ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहां पर भैया दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, उसी को भैया मैं क्या बोलता हूं, उसी रीजन को, उसी एरिया को भाई हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे भाई हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। बातें क्लियर हुई, क्या बोलेंगे भैया हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन है किसी चार्ज के आसपास का जहां पर दूसरे चार्जेस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं, उसको भाई हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब भैया ये क्या होती है, इधर सुनो। आप क्या हुआ भैया, एक चार्ज रखा हुआ था यहां पर, मान लीजिए भैया ये रहा एक चार्ज, आप किसी चार्ज को यहां पर लेकर आते हो तो यहां पर भैया एक फोर्स लग रहा है ना, हल्का फोर्स लग रहा होगा, यहां लेकर आओगे तो भैया ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, यहां लेकर आओगे तो कम फोर्स लगेगा। तो वही चीज जो भैया कम और ज्यादा फोर्स आस और पास में, जैसे किसी चार्ज के पास आते जा रहे हो तो फोर्स ज्यादा होता जा रहा है, और दूर जाते जा रहे हो तो भैया फोर्स कम होता जा रहा है। तो इन्हीं चीजों को भैया हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भैया किसी पॉइंट पर जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी मतलब भैया क्षमता, मान लीजिए एक तरीके से, एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो इस बात को ध्यान रखना, कभी भी कहीं पर अगर मेरे को भाई क्या कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को नेट फोर्स निकालना है, या तो देख लो मेरे को देखना है कि एक पॉइंट दूसरे वाले पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर कितना फोर्स लगा सकता है या कोई भी चीज, या इलेक्ट्रिक फील्ड भैया इसकी वजह से कितनी होगी इस वाले पॉइंट पर, तो वहां पर मैं भाई इस बात को ध्यान रखना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर जाता हूं। यहां पर टेस्ट चार्ज रह गया भैया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट का मतलब क्या होता है भैया, जिसकी वैल्यू 1 होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि भैया प्लस का लेके जाएंगे। देखो इसको क्यों लेके जाते हैं, ये सपोज करो एक व्यक्ति मेरे को इस तरफ फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन से, और एक व्यक्ति मेरे को इस तरफ फोर्स लगा रहा है भैया 8 न्यूटन से, तो मैं किधर को खींचूंगा, आप कहोगे सर आप इधर को जाओगे, कितने के न्यूटन से, 2 न्यूटन से, तो कहोगे इधर का खींचने वाला फोर्स, जो इधर जो व्यक्ति खींच रहा है वो 2 न्यूटन से खींच रहा है। क्या वो वास्तव में 2 न्यूटन से इधर खींच रहा था, नहीं, वो खींच रहा था 10 न्यूटन से, लेकिन उसका फोर्स कम हो गया। किसकी वजह से कम हो गया भाई, जो इधर जो चार्ज था वो जो खींच रहा था, यहां पर जो व्यक्ति खींच रहा था मेरे को। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं भाई इस वजह से लेके जाता हूं कि अगर मैं भैया इसकी वजह से टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहता हूं, तो भैया इसकी जो खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ना कर दे।
ठीक है। तो वन यूनिट का जो होता है पॉजिटिव चार्ज, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि भैया वो उनको उतना कम कर दे। जैसे इधर मान लो इधर खींच रहा था भैया 10 से, इधर क्यों खींच रहा है मुझे 1 से, तो मैं इधर ही तो जाऊंगा लेकिन 9 से, तो 9 और 10 में इतना अंतर नहीं था जितना पहले 10 और 2 में अंतर था। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आती तो अभी भी कम है, लेकिन भैया उतनी कम नहीं आती जितनी होती है। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है भैया, एक फोर्स है दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस एट दैट पॉइंट। तो भैया इसको डिनोट करते हैं ई से, और ई बराबर हो जाएगा एफ अपॉन क्यू, जिस पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एफ अपॉन क्यू। ठीक है भाई, एफ अपॉन क्यू। आगे बात करते हैं इसको, और भैया ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आगे बात करते हैं, कुछ है क्या हमारे पास और कुछ, चलो यार 2-3 चीजें हैं, बात कर लेते हैं। क्या है भैया, अब देखो हमारे पास अगला क्या भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपने भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ा होगा। ऐसे भैया जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके आसपास हमारे पास एक इमेजिनरी लाइंस भी होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है ये सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच गिव्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। मतलब हमको एक पिक्चर की फॉर्म में दिखा देती हैं कि भैया इसके आसपास इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है जो हमको क्या दिखा देती है, इलेक्ट्रिक गिव्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस भैया पॉइंट के आसपास किस तरीके का पिक्चर की फॉर्म में दिखा देंगे कि भैया किस तरीके का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक चार्ज के आसपास। ठीक है, इट वाज गिवन बाय फैराडे, फैराडे ने दिया था टू विजुअलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस लिए भैया, स्ट्रेंथ को विजुअलाइज करने के लिए भैया किसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। जैसे ये रहा भैया, यहाँ पर मैंने बना दिया है, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई है भैया, यहाँ पर देख लेना डायग्राम को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सुनो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब सुनो भैया, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में थी। तो भैया पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द टेंजेंट टू अ लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भैया गलत हो गया, एट दैट पॉइंट, ये कॉमा लगा लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा है, द टेंजेंट एट ए लाइन। देखो ये क्या कह रहा है, जैसे मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सपोज करो भैया कुछ इस तरीके से जा रही है, और मेरे को इस पॉइंट पर मेरे को ये चेक करना है कि भैया इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। तो भैया किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो भैया उस वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन क्या होगी भैया, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो भाई हम वहां पर क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें, और टेंजेंट की ही डायरेक्शन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो भैया ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज बिगिन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। हमेशा ध्यान रखना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो हमेशा प्लस से निकलेंगी और माइनस में एंटर करेंगी। कहां से निकलेंगी दोस्त, प्लस से निकलेंगी और माइनस में एंटर करेंगी। सारी चीजें हम करेंगे किस किस तरीके से, क्या है, प्लस से निकलेंगी और माइनस में एंटर करेंगी। आगे, द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब भैया ये कहना चाह रहा है कि एक चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं या फिर भैया एंटर कर रही हैं। पॉजिटिव से तो निकल रही होंगी लेकिन माइनस वाले में एंटर कर रही होंगी। तो ये भैया प्रोपोर्शनल होता है किसके, किस पर डिपेंड करता है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, भैया उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। आगे बात करते हैं, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। भैया दो लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे सपोज करो अगर भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, तो ये वाला जो कॉमन पॉइंट है जहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, भैया इसके लिए देखूं तो भैया इसके लिए टेंजेंट मेरा इस डायरेक्शन में बनेगा, और इसके लिए देखूं तो भैया इसके लिए मेरा टेंजेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। तो एक ही पॉइंट पर भाई मेरे पास दो डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पर भैया हमारे पास दो डायरेक्शन हो। तो इस वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है भैया, कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे बात करते हैं, इन ए यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो भैया इसका मतलब क्या है कि वहां पर पैरेलल लाइंस होंगी, इस तरीके से पैरेलल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं भैया, पैरेलल होती हैं। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर आल्सो गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो अभी आगे बात करेंगे इक्विपोटेंशियल में, ये कहना चाह रहा है, अभी बात कर ले, तो यहाँ पे सुन लो समझ लो बस,
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी एक आइडिया देती हैं। होते क्या है, आगे जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो हम ये बात जानते हैं, हमेशा जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो कोई भी चीज हो वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगी। इन अ रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी वहां पर लाइंस क्या होंगी भैया, एब्सेंट होंगी। दिस इज व्हाई इनसाइड अ कंडक्टर, देखो कभी भी अगर आपने देखा हो तो आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, जैसे जो टोटली मेटल की कार है तो मेटल जो होता है एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर आप बैठे हो भैया गाड़ी के अंदर, आपने क्या करा, बाहर नहीं है भैया इलेक्ट्रिक, मतलब मान लीजिए आपने उसके ऊपर चार्ज डाल दिया, वहां पर भैया चार्ज फ्लो कर रहा है बाहर, ठीक है। तो भैया चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां पर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई है, बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आपको शॉक भी लग सकता है। लेकिन भैया अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर बैठे हो, किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो भैया आप कंडक्टर के अंदर सेफ हो, लेकिन जैसे ही उस कंडक्टर से बाहर निकलोगे तो भैया उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से आपको शॉक लग सकता है। लेकिन जब तक कंडक्टर के अंदर बैठे हुए हो तब तक आप सेफ बैठे हुए। क्यों? क्योंकि भैया किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है भैया वो कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भैया जीरो होता है, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती। देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो भैया आपको कुछ भी नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कहां पर? आपके कार के अंदर या फिर किसी कंडक्टर के अंदर। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट नॉर्मली। नॉर्मली का क्या मतलब है भैया, जब भी ये किसी भी सरफेस से बाहर निकलेंगी या फिर एंटर करेंगी तो हमेशा परपेंडिकुलर एंटर करेंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर करेंगी। क्या भैया? हमेशा परपेंडिकुलर एंटर करेंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए करेंगी, ठीक है। तो भैया ये आज की हमारी कुछ बातें थी। अभी एक बार चेक कर लेता हूं आगे भी कुछ है क्या, नहीं है भाई। भैया ये आज का हमारा सब कुछ था, इतना जिसके बारे में हमने बातचीत करी है। कल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम्स और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भैया। क्लासेस आपको अल्टरनेट बेसिस पर मिल ही रही हैं, पूरा कोर्स के अकॉर्डिंग ये सीरीज चल रही है। और मैथ की क्लासेस भैया जो नेक्स्ट वीक आने वाला है हमारा, तब से आपको जो अल्टरनेट जो भी टाइम था हमारा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, तब से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाए, जो कंसेप्ट अभी तक समझाया था आपको समझ में भी आया होगा और आप इनकी भैया प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो भैया सभी को राधे राधे, और एक बार फिर से भैया रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है भाई। राधे राधे में कल मिलेंगे अपने नई वीडियो में, जो भी आएगा हमारा इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे भैया पॉइंट चार्जेस की वजह से, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से क्या क्या किस तरीके से होती हैं, और उसके फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे हमारे पास टॉपिक क्या है, ठीक है भाई। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अपने नई वीडियो में। और भाई थोड़ा हमारा भी काम कर दो, हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आप हमारे बारे में सोचो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनसे कह दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि भाई जो भी हम अब आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, देखो बेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं हम। सक्षम कंपटीशन क्लास है, आपको बेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं है कि भैया ऐसे ही चल रहा है, आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जा रहा है, क्वेश्चन भी आपको अच्छे लाए जा रहे हैं, और भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भैया आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे भैया, वो सक्षम कंपटीशन क्लासेस, जिसका लोगो SCA करके है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर आपको मिलेगा भैया। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भैया आपको वहां से मिलेंगे, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो भैया सभी को राधे राधे, नई वीडियो में मुलाकात करेंगे, और भैया प्लीज इनको ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक।